ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हम बात कर रहे थे पॉल्यूशन चैप्टर की बीएससी फाइनल ईयर में, उसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि एयर पोल्यूशन का एक पार्ट है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग refers to average increase in the Earth's temperature due to increase in pollution, which results in greenhouse effect, which in turn leads to climate change. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है प्रदूषण के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है और इसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि पॉल्यूशन जब होता है तो पॉल्यूशन के कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो पृथ्वी का औसत तापमान में जो वृद्धि होती है वही ग्लोबल वार्मिंग है, और इसके कारण क्या होता है? क्लाइमेट चेंजेस होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ये क्यों बढ़ता है कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसेस जैसे मीथेन, N2O, CFC, ये जो पॉल्यूशन के टाइम पर उत्पन्न होती है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो पृथ्वी के वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों यही है कि इसमें अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ग्रीन हाउस होता क्या है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बोलते हैं उसमें ग्रीन हाउस क्या होता है? तो ग्रीन हाउस ग्रीन कलर की कांच की दीवारों से बनाया होता है। ये ग्रीन कलर के कांच की दीवारें होती हैं और इनकी दीवारों से बना हुआ छोटा या बड़ा चैम्बर होता है, और ये जो कोल्ड रीजन होते हैं, ठंडे क्षेत्र में होते हैं, वहां इसे बनाया जाता है, और इसके अंदर जो गर्म मौसम की फसलें होती हैं उनको उगाया जाता है। और इसके अंदर का टेम्परेचर बाहर की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि कोल्ड रीजन में इनको लगा रहे हैं तो बाहर सर्दी होगी और अंदर जो है वो बहुत ही गर्मी होती है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो कांच की दीवारें होती हैं वो सोलर रेडिएशन को अंदर एंटर होने देती है, लेकिन इनसे जो हीट जनरेट होती है उसको बाहर बहुत कम निकलने देती है। तो सोलर रेडिएशन यहाँ पर अंदर एंटर तो हो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती है, इस कारण से अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस टाइप से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो आर्टिफिशियली रूप से यहाँ डेवलप किया गया है, ताकि जो विपरीत मौसम में भी जो आगामी फसलें हैं और सब्जियों हैं उनका उत्पादन किया जा सकता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको हम बात कर रहे थे हमारे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर जो बढ़ता है, इसी को हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला था। तो जैसे ग्रीन हाउस जो होता है उसमें ग्रीन कलर के कांच जो होते हैं वो सोलर रेडिएशन को अंदर एंटर तो होने देते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ठीक इसी टाइप से जो अर्थ की सरफेस होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर सोलर रेडिएशन आ रही है, तो इसमें से कुछ सोलर रेडिएशन जो होती है वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ सरफेस के थ्रू, और कुछ जो सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ की सरफेस के थ्रू। और कुछ जो रेडिएशन होती है वो क्या करती है कि जैसे अपन देखते हैं कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास तो होती है और उसमें से बहुत सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, और वापस ये री इमिट होती है, मतलब वापस ये बाहर की तरफ सभी डायरेक्शन में निकलती है। और ये जो री इमिट होती है सारे डायरेक्शन में, ये ग्रीन हाउस गैसेस मॉलिक्यूल्स के द्वारा इनका ये इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस, और क्लाउड्स के कारण इनका जो है सभी डायरेक्शन में री इमिटेड होती है ये। और ये जो इफेक्ट है ये अर्थ की सरफेस को क्या कर देता है? वार्म बना देता है, और एंड लोअर एटमॉस्फेयर को वार्म बना देता है। क्लियर? तो इस टाइप से अपन इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो ग्रीन हाउस था इसी के जैसा मैकेनिज्म जो है यहाँ पर होता है कि यहाँ पर सोलर रेडिएशन आ तो जाती है लेकिन बाद में वो बाहर नहीं निकल पाती है, इसी अर्थ सरफेस में यहाँ पर रहती है, इस कारण से इसकी सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जा सकता है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है और ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है। ये अभी आपने देखा ही है, यहाँ एटमॉस्फेयर से गुजरती हुई धरती की सरफेस से टकराती है यहाँ पर, और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती है। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना होता है जिसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी होती है। अब आप देखिए, नॉर्मली तो क्या होता है, यहाँ से आती है,
ये अर्थ की सरफेस से टकराती है और वापस से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होती है पॉल्यूशन की वजह से, तो ये जो होती है वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और यहाँ पर जो कुछ कमजोर रेडिएशन, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, वो इस टाइप से सभी डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, इमिट होती है, और उसके कारण अर्थ का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कि वो धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना होता है, जिसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार के प्राकृतिक आवरण बना लेती है, जो लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है। अब यहाँ देखिए, ये जो गैसेस है इन्होंने एक कवरिंग बना दी है यहाँ पर, क्लियर। तो इसमें से वो कुछ पोर्शन को यहाँ पर रोक लेता है, कुछ रेडिएशन को, और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। गौरतलब है कि मनुष्यों, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी सघन मोटा होता जाता है, और ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है। फिर यहीं से शुरू हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। मतलब जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे इस जगह क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठी होती जाती हैं। तो ये लेयर जितनी मोटी होगी, तो उतना ही क्या होगा कि वापस से जो सन से रेडिएशन आती है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी। इस कारण अर्थ का टेम्परेचर जो है, सरफेस का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ओके, अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ये वे गैसेस होती है जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है। अब आप यहाँ देखिए, ये ग्रीन हाउस गैसेस इस लेयर में यहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो सनलाइट आ रही है ये क्या करती है, उसको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इसमें जो मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है। और ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल सामान्यतः अत्यधिक सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक सर्द मौसम में खराब हो जाते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस का यूजेस कहाँ होता है कि जो कोल्ड रीजन है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोल्ड रीजन में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक सर्द मौसम में खराब हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है, इस कारण से वो वहाँ चल नहीं पाते हैं। तो वहाँ इस जो वार्म टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस का फॉर्मेशन किया जाता है। ग्रीन हाउस केसेस में मेनली आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है ग्लोबल वार्मिंग में। सेकंड नंबर पे मीथेन है, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% रहता है, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड जिसका 6% रहता है। इसके अलावा वाटर वेपर, ओजोन, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे मेनली रिस्पॉन्सिबल जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कारखानों और जो मोटर व्हीकल के धुएं हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है एक तो। और लकड़ी और कोयले के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और क्या होता है, लगातार वनोन्मूलन, मतलब अब डिफोरेस्टेशन जितना होता जाता है, जितने ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता है, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की खपत में कमी होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कोज है। पशुपालन से मीथेन का उत्सर्जन होता है, और हमारे जो घरों से जो कचरा निकलता है, जब उस गार्बेज को जलाया जाता है तो उससे भी हार्मफुल गैसेस निकलती है, उसमें मीथेन भी होती है। और कोयला, बिजली घर भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग भारत में बंद हो चुका है, लेकिन इसके स्थान पर प्रयोग हो रही गैस हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 1000 गुना ज्यादा हानिकारक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में SO2 तथा NO2 भी योगदान करती है, जो विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न होती है। वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा इतनी बढ़ गई है जिससे धरती की सतह से लौटने वाली ऊष्मा वायुमंडल को पार नहीं कर पा रही है, और परिणाम स्वरूप पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो मेनली जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब इसके दुष्परिणाम क्या क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, चेंजिंग रेन इन स्नो पैटर्न, बारिश, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी बहुत तेज बारिश तो कभी बारिश ही नहीं आती है। स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म, बहुत तेज तूफान आना। डैमेज्ड कोरल्स, कोरल का डैमेज होना। राइजिंग सी लेवल बढ़ जाना।
higher temperature and more heat waves, changes in animal migration and life cycle, more drought and wildfires, warmer oceans, changes in plant life cycle, thawing permafrost, less snow and ice. तो ये सब इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ये दुष्परिणाम है कि इससे ये चेंजेस आते हैं। पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, जिससे बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ेगी। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बनेगी। मतलब क्या हो रहा है कि जो समुद्र के तटवर्ती इलाके हैं, वहां तो बहुत तेज बारिश होगी तो वहां बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, तो उन एरिया में तो बाढ़ आने की संभावना रहेगी। और जो औसत वर्षा वाले क्षेत्र है वहां सूखे की स्थिति बनेगी, मतलब कहीं तो बारिश ही नहीं हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है। तापमान में वृद्धि बेहद चिंता का विषय है। यदि इसी प्रकार टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो सन 2100 तक तापमान में औसतन 3.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप कहीं भीषण बाढ़, कहीं सूखा, कहीं चक्रवात तो कहीं दावाग्नि का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे मानव के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही भारत और अन्य विकासशील देशों में अनाज और विभिन्न फसलों के उत्पादन में कमी आएगी और मत्स्य उत्पादन भी प्रभावित होगा। तापमान में वृद्धि से ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे अनेक नदियों में बाढ़ आएगी और अनेक नदियां विलुप्त हो जाएगी। समुद्र का तल बढ़ेगा, जिससे तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे और अंटार्कटिका की बर्फ के लिए भी खतरा हो जाएगा और यह पिघलने लगेगी। ओके, तो आज हमने ये पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।